कल हम लोग बात कर रहे थे आपका कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, और जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये निकालते हुए हम लोगों में बातचीत हुई थी कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब विधि का ज्ञान, ये बिल्कुल नहीं है। विधि का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि विधि का ज्ञान ये इस रूप में तो है कि ये विधि का विज्ञान है, लेकिन इस रूप में बिल्कुल नहीं है कि विधि जो है उसकी जानकारी आप जूरिस्प्रूडेंस में प्राप्त करें। इसका ज्ञान ये बिल्कुल नहीं है। ये विज्ञान के तौर पर विधि का ज्ञान है, यानी विधि जो तथ्य के तौर पर मौजूद है समाज में, ये इसका ज्ञान नहीं है। तथ्य के तौर पर जो विधि मौजूद है उसके लिए तो आपको आईपीसी पढ़नी चाहिए, उसके लिए तो आपको सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, पीपीए, ये विषय ये पढ़ने चाहिए। तब आपको पता लगेगा कि समाज में तथ्य के तौर पर विधि कौन सी मौजूद है। लेकिन विधि धारणा के तौर पर, ठीक है, धारणा के तौर पर, नोशन के तौर पर जो कानून मौजूद है समाज में, जूरिस्प्रूडेंस उससे संबंधित है। यही विषय वस्तु बताई भी है किसने? पैटर्न ने कहा ये विधि के बारे में अध्ययन है। जब पैटर्न डिफाइन करते हैं जूरिस्प्रूडेंस को, तो पैटर्न डिफाइन करते हुए यही कहते हैं कि ये विधि के बारे में अध्ययन है। और विधि के बारे में अध्ययन है, इससे पैटर्न कहना क्या चाहते हैं? पैटर्न ये कहना चाहते हैं कि विधि इस शब्द का प्रयोग जूरिस्प्रूडेंस में जब किया जाता है तो इस नाते किया जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस का क्या उपयोग है समाज में। जूरिस्प्रूडेंस का क्या उपयोग है, कहने का अर्थ यह कि विधि इसका क्या उपयोग है। हम जूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु को निर्धारित करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, हम ये तय करें कि आखिर जूरिस्प्रूडेंस किस चीज का अध्ययन करता है। क्योंकि हमें ये मालूम है, हमने कल भी चर्चा की कि हमारी कठिनाई है, हम विधि शास्त्र से बचते इसलिए क्योंकि जब हम आईपीसी पढ़ते हैं हमें पता होता है हमें किस चीज का अध्ययन करना है। हम कॉन्टेक्ट पढ़ते हैं, हमें पता होता है हम किस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि हम किस चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये विधि के बारे में अध्ययन है। और विधि के बारे में अध्ययन जब कोई करेगा तो उसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक हो सकता है, उसका स्वयं का दृष्टिकोण। अगर उसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक होगा तो विधि उसे ऐतिहासिक तौर पर विकसित होती हुई दिखाई देगी। अगर उसका दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक होगा तो उसे विधि विश्लेषणात्मक ढंग से पर्टिकुलर विधिक व्यवस्थाओं में लागू होती हुई दिखाई देगी। वो विधि के कार्यों पर अध्ययन कर सकता है, वो विधि के उद्देश्यों पर अध्ययन कर सकता है, वो विधि के स्रोत के बारे में अध्ययन कर सकता है, वो विधि की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर सकता है, और वो इन सब के बारे में अध्ययन ये कर सकता है। अगर वो इन सब के बारे में अध्ययन करता है तो भी वो विधि शास्त्री है। अगर वो इनमें से एक के बारे में अध्ययन करता है तो भी विधि शास्त्री है, और इनमें से एक से अधिक के बारे में अध्ययन करता है तो भी विधि शास्त्री है। जबकि अन्य विषयों के बारे में यह नहीं कहा जाएगा। आप अधूरी संविदा विधि का अध्ययन करेंगे, ये नहीं कहा जाएगा आपने संविदा विधि का अध्ययन किया। आपने अधूरी आईपीसी पढ़ी, नहीं कहा जाएगा आपने आईपीसी का अध्ययन किया। आपको कमर्शियल लॉ का अध्ययन करना है, आपको कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे। आपको इंश्योरेंस लॉ का अध्ययन करना है, आपको इंश्योरेंस से संबंधित सभी विधियां पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैटर्न के शब्दों में अगर देखें तो ये विधि के बारे में अध्ययन है। अब पैटर्न की अपनी दृष्टि है। पैटर्न विधि के बारे में अध्ययन कह जरूर रहे हैं, लेकिन पैटर्न कहते हैं कि विधि शास्त्र की विषय वस्तु यह है कि विधि समाज में किस प्रकार काम करती है, अर्थात वो समाज नियंत्रण के साधन के तौर पर काम करती है,
समाज को नियंत्रित रखने के लिए काम करती है, यह समाज में परिवर्तन का स्रोत है। जैसे समाजशास्त्री वो मानते हैं कि समाज में परिवर्तन ये कानून से संभव है, तो ये परिवर्तन हमने होते देखे। बाल विवाह निरोधक कानून, सती प्रथा, दहेज खत्म भले ही ना हुआ हो, लेकिन कम तो हुआ। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का साधन कानून है, ये मानना पड़ेगा। सामाजिक नियंत्रण का साधन ये भी कानून है। तो पैटर्न ये कह रहे हैं कि विधि के बारे में अध्ययन है। पैटर्न की बात एकदम ठीक है। अगर पैटर्न की बात जो विधि शास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में वो कह रहे हैं, अर्थात जो वो विधि शास्त्र की परिभाषा दे रहे हैं, हमने कल कहा था कि परिभाषा की परिभाषा ये हो सकती है कि परिभाषा में उन तत्वों का बीज रूप में समावेश ये किया जाता है जिनकी विस्तृत व्याख्या विषय की विषय वस्तु में दी गई होती है। इसी को परिभाषा की परिभाषा यह कहा जाता है। यही परिभाषा की परिभाषा हो सकती है। तो जब ज्यूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु को हम परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात विधि शास्त्र की विषय वस्तु को हम परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बीज रूप में उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो विधि शास्त्र में अध्ययन की जाती है, या विधि शास्त्र के अध्ययन में जो अध्ययन की विषय वस्तु यह होती है। जब तक आप किसी चीज का बैकग्राउंड ये नहीं समझते तब तक बात समझ में नहीं आती। अभी आप आए थे तब निराला की शक्ति पूजा यही सुन रहे थे। निराला बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखी है और बहुत कठिन कविता है, हिंदी में लिखी गई है, लेकिन उसे पढ़ना मुश्किल है, इतनी कठिन लिखी गई है। हम पढ़ रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी आखिर क्या कहना चाहते हैं निराला। इसीलिए हम बैठे सुन रहे थे कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है। जब तक आप चीजों के बैकग्राउंड को नहीं समझते, चीजें समझ में नहीं आती। ज्यूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? विधि शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? क्योंकि विधि शास्त्र की विषय वस्तु में भिन्नता है। अलग अलग लोगों ने विधि शास्त्र पर पुस्तकें लिखी है, बहुत सारे लोगों ने, जूलियस स्टोन ने, कीटन ने, पैटन ने, सामंड ने, सबने किताबें लिखी। उन किताबों के नाम हमें याद नहीं, न वो मेरे उपयोग की चीजें हैं, वो आपके उपयोग की चीजें हैं, आप ध्यान करें। लेकिन उनकी किताबों में अलग अलग विषयों का वर्णन मिल रहा है। किसी में इस ढंग से वो वर्णन मिल रहा है कि विधि सामाजिक परिवर्तन की विषय वस्तु है, इस रूप में उसने अपना अध्ययन ये किया है। किसी में विधि को सामाजिक नियंत्रण का साधन ये माना है। किसी में विधि की प्रकृति का वर्णन हुआ है, किसी में विधि के सोर्सों का वर्णन हुआ है कि विधि कहां से आती है, ठीक है, किस ढंग से वो विधि का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। किसी में इस चीज का, और किसी किताब में सबका अध्ययन हुआ है। आप डायस की किताब पढ़ेंगे तो उनका जोर कॉन्सेप्ट पर है। आप फ्रीडमैन की किताब पढ़ेंगे उसमें जोर सिद्धांतों पर है, लीगल थ्योरीज पर है। दोनों किताबें ज्यूरिस्प्रूडेंस पर है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु इसे तय कर पाना ये आसान नहीं है, ये भिन्नता है इसमें। और पैटर्न ये भी कहता है कि ये भिन्नता खराब नहीं है, ये भिन्नता अच्छी है। क्यों? विधि के काम समाज में रोज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, विधि का उपयोग बढ़ रहा है। आज विधि विश्व शांति में सहायक ये हो रही है। यूएनओ
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, आज वो विश्व शांति में भूमिका इसका निर्वाह करते हैं, युद्धों को टालने में उनकी भूमिका है। आज व्यापार कानून तो संभव होगा, हमने पेटेंट जैसे कानून साइन किए, हमने प्रतिस्पर्धा ये बनी रहे इसके संबंध में कानून बनाए। आज विधि की भूमिका सिर्फ मानव आचरण को विनियमित करने तक सीमित नहीं रही है, वो व्यापार को रेगुलेट करना, विश्व शांति में भूमिका का निर्वहन, इस सब चीजों तक विस्तृत हुई है। तो अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु में आप भिन्नता, इसके लिए कोई स्थान ये नहीं छोड़ेंगे, आप आईपीसी की तरह तय कर देंगे कि उसमें 511 धाराएं ही होंगी, आप कॉन्टेक्ट की तरह तय कर देंगे कि उसमें 238 या 239 धाराएं ही होंगी, तो उससे आगे तो कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के विषय वस्तु में लगातार चीजें शामिल होती रहती हैं, लगातार बढ़ती और घटती रहती, घटती तो नहीं है, ये तो हमने बोलने के क्रम में बोल दिया, लेकिन घटती नहीं है, बढ़ती रहती है लगातार। और सबका अध्ययन कोई करे वो भी विधि शास्त्री, किसी एक विषय का अध्ययन कर ले वो भी विधि शास्त्री, उसके अध्ययन के तरीकों का वर्णन करे, यानी विषय वस्तु के अध्ययन के तरीकों का वर्णन करे कि ऐतिहासिक ढंग से अध्ययन किया जाए, विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन किया जाए, नीति शास्त्रीय ढंग से अध्ययन किया जाए, वो भी विधि शास्त्री। विधि की प्रकृति का वर्णन करे वो भी विधि शास्त्री, विधि के स्रोतों का वर्णन करे वो भी, और सबका वर्णन करे वो भी, क्यों? ये विधि के बारे में अध्ययन है। तो पैटर्न का ये जो कथन है, पैटर्न ने जो डेफिनेशन दी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, और डेफिनेशन के माध्यम से जो उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु को, वो उन्होंने यही कहा है कि ये विधि के बारे में है। पैटर्न की डेफिनेशन यही है, और पैटर्न कहता है कि सुनने में विधि शब्द ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन आपकी कल्पना अगर विधि के बारे में सिर्फ इतनी है कि विधि तथ्य रूप में, जो तथ्य रूप में यानी नियमों के रूप में जो समाज में पाई जा रही है, सिर्फ वही कानून है, और विधिशास्त्र इसके बारे में अध्ययन करता है, तो आपकी धारणा गलत है। विधिशास्त्र का कोई ताल्लुक इससे है ही नहीं कि तथ्य रूप में विधि क्या पाई जा रही है। धारणा के तौर पर विधि समाज में किस रूप में पाई जा रही है, तो पैटर्न ने कहा जरूर कि ये विधि के बारे में अध्ययन है, ये स्टेटमेंट स्वयं में बड़ा है, लेकिन पैटर्न ने स्वयं जो अध्ययन किया है वो विधि के कार्यों के बारे में है। उसने बात बड़ी कही है, बात तो एक इतनी बड़ी कही जिसमें सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, लेकिन उसने जो अध्ययन किया है, उसने अध्ययन सिर्फ इस बात का किया है कि समाज में विधि के काम क्या है। विधि जो धारणा के तौर पर समाज में पाई जाती है, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इस वाक्यांश से आप जिस भाव को जीवंत कर देना चाहते हैं, ठीक है, उस भाव के बारे में पैटर्न ने अध्ययन किया है कि विधि जो धारणा के तौर पर मौजूद है समाज में, उसके काम क्या है। वो सामाजिक परिवर्तन की वाहक है, वो सामाजिक नियंत्रण का साधन है, ठीक है, या वो समाज में विश्व शांति को कायम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन ये कर रही है, उसके काम क्या है, इसके बारे में अध्ययन है। और पैटर्न कहता है कि विधि शास्त्र की जो विषय वस्तु है, इसमें
भिन्नता है और इसमें विकास लगातार संभव है। ठीक है, विकास लगातार संभव है इसलिए क्योंकि उसकी भूमिकाओं में, उसके कार्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसकी अध्ययन पद्धतियों में अब मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं। ऐतिहासिक, नीति शास्त्री, विश्लेषणात्मक, प्राकृतिक विचारधारा पुरानी बातें हो गई, रियलिस्टिक पुरानी हो गई। अब आपकी किताबों में चैप्टर है विधि शास्त्र के अध्ययन की अधुनातन पद्धतियां, मॉडर्न टेक्निक्स, वो भी आ रही हैं। तो लगातार विस्तार हो रहा है। तो पैटर्न कहता है कि ये अच्छी बात है कि विधि शास्त्र की विषय वस्तु निश्चित नहीं है, लेकिन विधि शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इस संबंध में हमने कहा था कि 4 प्रकार के मुख्यतः लोग उभरे हैं। जिन 4 प्रकार के लोग उभरे अर्थात 4 वर्गों में विभाजित किए जाने योग्य लोगों के समूह उभरे हैं। उन 4 प्रकार के श्रेणियों में विभाजित किए जाने योग्य जो व्यक्ति हैं, उनके अध्ययन का जो दृष्टिकोण है उसके मुताबिक विधि शास्त्र की 4 प्रकार की, 4 नेचर की, 4 प्रकृतियों की परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से एक को आदर्शात्मक, दूसरे को विश्लेषणात्मक, तीसरे को संकलनात्मक और चौथे को समाजशास्त्रीय परिभाषा कहा जाता है। आदर्शात्मक परिभाषा के बारे में कल बात हुई थी कि ऑल्पियन और सिसरो इन्होंने दी। आल्किन ने कहा कि दैवी और मानवीय विषयों का ज्ञान है और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। सिसरो ने कहा कि विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। इस पर चर्चा कल हुई। विश्लेषणात्मक परिभाषाएं जिन्होंने दी उनमें ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड, ग्रे, पैटर्न और कीटन है। जिन्होंने संकलनात्मक परिभाषाएं दी उनमें मुख्यतः जेरोम हॉल है, जीएम सेठना है, ठीक है, और एक है कौन है, केलन, एलन, जेरोम हॉल और जीएम सेठना, इन्होंने संकलनात्मक परिभाषाएं, और समाजशास्त्री जूलियस स्टोन और डीन रास्कोपाउंड इन्होंने दिए। ये प्रमुख लोग हैं जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोणों से जूरिस्प्रूडेंस को परिभाषित किया है, जिनमें से हम लोग विश्लेषणात्मक परिभाषाओं पर बात कर रहे थे, क्योंकि आदर्शात्मक परिभाषाएं 2 ही लोगों ने दी और उन्हें आदर्शवादी परिभाषा कहा गया, क्योंकि वे आदर्शों की बात कर रही थी। विधि के द्वारा जिन आदर्शों को प्राप्त करने की कोशिश ये होती है, उन आदर्शों की चर्चा ये सिसरो और ऑल्पियन की डेफिनेशन में दिखाई देती, इसलिए उन्हें विधि की आदर्शवादी परिभाषाएं कहा गया। विधि की यानी विधि शास्त्र की। अब हम लोगों ने पैटर्न की डेफिनेशन को देखा। पैटर्न की डेफिनेशन क्या करी, ये विधि के बारे में अध्ययन है। विधि के बारे में अध्ययन है, पैटर्न ने कहा जरूर, लेकिन जो उन्होंने किया वो विधि के कार्यों के बारे में अध्ययन था। आप कीटन की डेफिनेशन देखेंगे तो वो कहता है कि ये जो विधि के सामान्य सिद्धांत और जो उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन है। यानी विधि शास्त्र में हम जो अध्ययन करेंगे, कीटन का ऐसा मानना है कि कोई भी जुरिस्ट अगर विधि शास्त्र इस पर कोई किताब लिख रहा है या वो विधि शास्त्र की विषय वस्तु इसके अनुसार अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहा है, तो वो जिस चीज का अध्ययन करेगा वह चीज क्या होगी, विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में विधि के सामान्य सिद्धांत, तथ्य रूप में राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा
जिस नियम को, ठीक है, स्थापित किया गया है मानव आचरण के सामान्य नियम के रूप में, उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। उस सामान्य सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा जिस सामान्य सिद्धांत के मुताबिक एक राजनैतिक प्राधिकारी द्वारा जिस तथ्य को मानव आचरण के सामान्य नियम के रूप में यानी सारे मानवों को जो उस विधिक व्यवस्था के अंदर रहते होंगे उन्हें उसका पालन करना होगा। जब ऐसी स्थिति होती है तभी हम किसी नियम के बारे में कहते हैं कि वो नियम सामान्य है, अन्यथा वो नियम विशिष्ट है। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट, इसका अंतर यही है। तो अगर किसी राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा कोई तथ्य उस विधिक व्यवस्था में निवास कर रहे लोगों द्वारा सामान्य नियम के तौर पर अनुपालित किया जा रहा है, तो ऐसा उस विधिक व्यवस्था में किस सिद्धांत के मुताबिक हो रहा है, ठीक है ना, उस सिद्धांत का अध्ययन ईटन के मुताबिक विधिशास्त्र की विषय वस्तु है। और वह क्रमबद्ध व्यवस्था जो ये तथ्यरूप मान स्थापित कर रहा है, अर्थात कोर्ट सिस्टम, ठीक है, या अगर कोई पार्लियामेंट जैसा सिस्टम है जिससे कि वो तथ्यरूप मान, ठीक है, जिसे मानव आचरण के सामान्य नियम के रूप में उस विधिक व्यवस्था में मान्यता मिल रही है, वो अस्तित्व में आ रहा है, तो उन पार्लियामेंट्स के संगठन, उनके अधिकार, उनके विशेषाधिकार, उनका लोगों से संबंध, ये सारी चीजें या उनके द्वारा घोषित विधि आखिर उस विधिक व्यवस्था में विधि के तौर पर मान्यता क्यों प्राप्त कर रही है, इसका अध्ययन कीटन उदाहरण देता है। कीटन कहता है विधिशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु यह नहीं है कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है, यह एक विधिशास्त्री के अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। विधिशास्त्री के अध्ययन की विषय वस्तु है संविदा का पालन क्यों होना चाहिए, आखिर व्यक्ति को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि वो अपने वचन का पालन करे, यह प्रत्येक संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन क्यों नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा था, यह सारे हम लोगों ने पढ़ी थी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पुराना वाला, और शायद नए में भी सिचुएशन वही है, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 थे। किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन हो सकता है, किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं होगा। हर संविधा का विनिर्दिष्ट अनुपालन संभव नहीं है, न होगा। आपको बताया गया था कि संविधा के अपालन के प्रति 2 प्रकार के अनुतोष ये प्राप्त करने का हक ये आपको मिलता है, एक विधिक, दूसरा साम्यिक। और संविधा के अपालन के प्रति जो विधिक अनुतोष है उसका जिक्र कहां है, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 73, जहां क्षतिपूर्ति संबंधी, ठीक है, सेक्शन ये वर्णित किया गया। और जो संविधा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के प्रति साम्यिक अनुतोष है वो विनिर्दिष्ट अनुपालन के रूप में कहां मिलता है, यह सारे में। और यदि संविधा का अपालन होता है तो आपको साधारणतः जो अनुतोष मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, विधिक, यानी क्षतिपूर्ति। अपवादिक स्थितियों में आपको संविधा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का साम्यिक अनुतोष ये मिलेगा, और वो कब कब मिलेगा, ये एसआरए से गवर्न होगा। तो आखिर हर परिस्थिति में विधिक अनुतोष ये आपको देना सामान्य नियम क्यों बनाया गया, साम्यिक अनुतोष दिया जाना ये अपवादिक क्यों है, और संविधाओं का अनुपालन क्यों होना चाहिए, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 37 जैसी धारा को क्यों होना चाहिए। धारा 37 कहती है ना
कि पक्षकारों को अपने वचनों का पालन करना होगा और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को भी उनके वचनों का पालन करना होगा, उनके यानी पक्षकारों के वचनों का पालन करना होगा। पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों को भी यदि स्वयं संविदा से ऐसा दर्शित न होता हो कि वचन पालन पक्षकार से अपेक्षित था, उनके प्रतिनिधि से नहीं, यानी जैसे लियोनार्डो दा विंसी से यह संविदा की गई थी कि वो अमुक चित्र मेरे लिए बनाएंगे, तो लियोनार्डो दा विंसी बड़े चित्रकार थे, उनके द्वारा बनाए गए चित्र की कीमत थी, तो उनके प्रतिनिधि अगर मेरे लिए चित्र बना कर देंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो इस दशा में लियोनार्डो दा विंसी की मृत्यु होने की दशा में उनके प्रतिनिधि वचन पालन के दायित्व से मुक्त होंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा लियोनार्डो दा विंसी ने अपना मकान बेचने की हमसे संविदा कर रखी थी, तो उनके प्रतिनिधि भी बाध्य होंगे, यदि वो हिंदुस्तान के निवासी होंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन पर लागू हो रहा होगा तो। ऐसा क्यों हो? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन बिहाइंड इट? यह है विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु। कीटन बताता है कि यह विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन है और विधि द्वारा स्थापित जो क्रमबद्ध व्यवस्था है उसका अध्ययन है। वो उदाहरण देता है कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व, इनका अध्ययन नहीं होगा जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। और सबसे बड़ी जो आपके साथ ठीक है गड़बड़ी की जाती है वो इस व्यवस्था के द्वारा की जाती है। ये हमें कहना पड़ेगा, हमें मालूम है मेरी बात स्थायी हो जाएगी, सबके द्वारा सुनी जा सकती है, तो फिर भी हमें कहने में कोई डर नहीं। ये जो सो कॉल्ड टीचर है ये आपको बर्बाद कर देते हैं। ये आपको शुरू से बताते हैं ये विधि का ज्ञान है, और विधि का ज्ञान है अप्रत्यक्ष रूप से आपके दिमाग में तत्काल अवचेतन में यह संकलित होने लगता है कि यह विधि का ज्ञान उसी प्रकार है जैसे संविदा का ज्ञान है, और फिर वैसा मिलता नहीं, तो आपको विषय कठिन होना शुरू हो जाता है। अगर यह विधि का ज्ञान है तो फिर आईपीसी में क्या पढ़ते हो, फिर कॉन्टेक्ट में क्या पढ़ते हो? यह विधि का ज्ञान है उस रूप में कि यह विधि का विज्ञान है, यह विधि का ज्ञान है किंतु इस रूप में कि यह विधि का विज्ञान है। इसलिए विधि का ज्ञान है इस शब्दावली को नहीं, विधि का विज्ञान है इस शब्दावली को याद रखें तो बात आसान होने लगती है, बाकी परतें खुलने लगती हैं। कीटन कहता है कि विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन। इसी ढंग की परिभाषा ग्रे ने दी। ये तीनों आपके विश्लेषणात्मक विचारधारा के, और ग्रे के साथ एक बात और नोट कर ले, मेरा कहना यह नहीं है कि आप किताब कॉपी पर नोट करें। जब भी बड़ी टीचरों की आदत रहती है, वो हम कई लोगों को देखते हैं कि जब भी हमें सुना करें कॉपी पेन लेकर बैठा करें, नोट कर लें। अरे भाई ये हमें बताने की जरूरत कहां है? आपको जरूरत होगी आप नोट करेंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं करेंगे। और फिर जरूरी थोड़ा है कि हम इतने मेरे ही समान मूर्ख आप भी हो कि कॉपी पर ही नोट करें, हो सकता दिमाग में नोट कर लें, कोई जरूरी थोड़ा ही है। लेकिन है बेवकूफी की आदतें करते हैं लोग। तो सवाल यह है कि ग्रे और सामंड ये दो विचारक ऐसे माने गए हैं जिन्होंने न्यायालय की भूमिका को प्रमुख माना है और जिन्होंने कानून में न्यायालय की भूमिका को देखा है। ये ऐसे विश्लेषणात्मक विचारक जो संप्रभु के समादेश के रूप में विधि की व्याख्या नहीं करते, बल्कि न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले नियम के रूप में, न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णयन के लिए लागू किए जाने वाले नियम के रूप में विधि की व्याख्या करते हैं। और जब भी आपके प्री में या किसी एलएलएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में
ये पूछ दिया जाता है कि निम्न विचारकों में से विधि के निर्माण में या विधि की मान्यता के लिए, निर्माण में तो नहीं, विधि की मान्यता के लिए, विधि की प्रवर्तनशीलता के लिए न्यायालय की भूमिका को प्रमुख तौर पर कौन सा विचारक देखता है? तो अगर उसमें सामंड का नाम दिया है, ग्रे का नाम दिया है, तो आपको ध्यान में यह आता है कि सामंड और ग्रे तो विश्लेषणात्मक विचारधारा के व्यक्ति हैं, और विश्लेषणात्मक विचारधारा को आवश्यक रूप से आप समादेश की थ्योरी से जोड़ देने के कारण सामंड और ग्रे को पर टिक करने की बजाय अन्य विचारकों पर टिक कर देते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है ना? 4 ऑप्शन उन्होंने दिए, उसमें सामंड का नाम भी है या ग्रे का नाम भी है और अन्य विचारकों के नाम भी है। तो आपकी जो विचार की प्रक्रिया होती है, वो विचार की प्रक्रिया ऐसे चलती है, आपको मालूम नहीं है, आप चांस ले रहे हैं, तो चांस लेने में आप चांस के ढंग से लेते हैं कि सामंड और ग्रे ये तो विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग, और विश्लेषणात्मक विचारधारा को आप ऑस्टिन और बेंथम इन्हीं से जोड़ देते हैं, और ऑस्टिन और बेंथम कमांड थ्योरी के, ठीक है, प्रतिपादक। तो आप ग्रे और सामंड दोनों को कमांड थ्योरी के साथ जोड़कर देखने लगते हैं, और कमांड थ्योरी सोवरेन से स्टार्ट होती है। कमांड थ्योरी संप्रभु की भूमिका इसी को देखती है विधि के निर्माण में, ठीक है, संप्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य की भूमिका को देखती ही नहीं है। तो इसलिए आप सामंड और ग्रे इन्हें आवश्यक रूप से बेंथम और ऑस्टिन के साथ रखकर उन्हें ऑप्शन से बाहर कर देते हैं, और जैसे ही उन्हें ऑप्शन से बाहर करते हैं आपका उत्तर गलत हो जाता है। आप चांस अन्य विधि शास्त्रियों पर तो लेते हैं, इन्हें बिल्कुल कंसीडरेशन से ही बाहर कर देते हो, जो कि यही सही है। सामंड और ग्रे ये न्यायालय की भूमिका को देखते हैं विधिक नियमों की मान्यता के लिए, क्योंकि सामंड कहेगा विधि शास्त्र को परिभाषित करते हुए कि यह नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत यह कहेगा, और ग्रे कहेगा कि न्यायालय अपने निर्णय में जिन विधिक अभिमतों को लागू करते हैं उनकी व्यवस्था और उनमें अंतर्निहित सिद्धांतों की विधि का विज्ञान, यह विधि शास्त्र है। ठीक है, दोनों जगह आपको न्यायालय दिखाई देगा। वो कहते हैं नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान। आप कहेंगे यहां तो न्यायालय नहीं दिखाई दे रहा, ग्रे की परिभाषा में जरूर दिखाई दे रहा। तो नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत, तो विधि जिसे माना है, सामंड ने लॉ को भी डिफाइन किया, और लॉ को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा है कि न्यायालय अपने निर्णय के लिए जिन नियमों को लागू करता है वे विधि है। तो न्यायालय जब अपने निर्णय के लिए जिन विधियों को लागू करेगा, जिन चीजों को, वे आवश्यक रूप से राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा घोषित विधि हो ऐसा तो नहीं है, वो तो रूल भी हो सकती है। ठीक है, वो तो कोई न्यायिक पूर्वक यानी प्रेसिडेंट वो भी हो सकता है। भाई प्रेसिडेंट को भी तो फॉलो करेगा कोर्ट। हमारे यहां भी प्रेसिडेंट को फॉलो करने का नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 इसमें वर्णित, फॉलो करना पड़ेगा। अनुच्छेद 141 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि देश की विधि है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये भी है 129। वो अपने अपमान के लिए दंड ये भी दे सकता है।
तुमने कल कुछ नहीं पढ़ा था अभिषेक, कुछ नहीं पढ़ा था ना, किताब उठा के नहीं देखी थी ना यहां से जाने के बाद, इसीलिए आते ही तुम्हें पानी पीना पड़ा और इसीलिए लगातार नींद आ रही है, क्योंकि कल कुछ भी नहीं देखा यहां जाने के बाद। आपने ये माना कि टेप रिकॉर्ड की तरह सारी चीजें टेप हो गई आपके दिमाग में, और ये कभी नहीं होगा। हम यहां इसे बांचेंगे, आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कल तुमने किताब उठाकर नहीं देखी है। हमारा 16-17 साल आज हो गए टीचिंग एक्सपीरियंस में, बच्चा देख के पता लगता है, कुछ उससे नहीं पूछना पड़ता, अन्यथा ना तुम्हें पानी पीने की जरूरत पड़ती आते ही, और ना आप सो रहे होते, दोनों काम नहीं होते, क्योंकि विषय इतना, ये हमें भी पता होता है किस दिन हम रुचिकर ढंग से बोलना है और किस दिन मेरा मन नहीं लग रहा है, ये हमें भी मालूम होता है। ठीक है, तो अगर हम विषय को ठीक ढंग से रख रहे हैं और आपको नींद आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने कल कुछ नहीं देखा है, इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, खैर ये आपकी समस्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सामंड और ग्रे दोनों न्यायालय की भूमिका को देखते हैं। ग्रे कहता है कि विधिशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है। वो कहता है विधिशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु वे विधिक अभिमत जिन्हें न्यायालय अपने निर्णय में लागू करेगा, और विधिक अभिमतों की व्यवस्था। ठीक है, वे विधिक अभिमत और उनकी व्यवस्था। ठीक है, वे विधिक अभिमत और उनकी व्यवस्था कहने का अर्थ ये कि न्यायालय अपने निर्णय के लिए जिन विधिक अभिमतों को लागू करता है उनकी व्यवस्था, और ऐसे विधिक अभिमतों में जो अंतर्निहित विधि का सिद्धांत है, वो है विधिशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु। और विधिक अभिमत इसका मतलब नियमों की बात करने के अलावा अन्य सारी चीजों की भी ग्रे बात कर रहा है, चाहे वो रूढ़ि हो और चाहे वो न्यायिक पूर्वक, अगर उसे न्यायालय अपने निर्णय का आधार बना रहा है तो। ठीक है ना, उनमें निहित जो विधि का सिद्धांत है, जिसके कारण से न्यायालय ने उसे अपने निर्णय का आधार बना लिया है, ठीक है ना, वो सिद्धांत विधि के अध्ययन की विषय वस्तु है। ठीक है ना, वो सिद्धांत विधि के अध्ययन की विषय वस्तु है। विधिक अभिमत जो न्यायालय के निर्णय का आधार बना है वो नहीं है उसके अध्ययन की विषय वस्तु। उस विधिक अभिमत का निर्माण जिस विधि के सिद्धांत के आधार पर हुआ है, उस विधि के सिद्धांत का विज्ञान, विज्ञान शब्द छूट गया, विधि के सिद्धांत का विज्ञान ये शब्द प्रयोग करता है ग्रे। ठीक है ना, विधिक अभिमत, उनकी व्यवस्था, और ऐसे विधिक अभिमतों में अंतर्निहित विधि के सिद्धांत का विज्ञान, ये है जूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु। ठीक है, उस विधिक सिद्धांत का विज्ञान यानी उस विधिक सिद्धांत का विकास ये कैसे हुआ है। और विज्ञान किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने की वह पद्धति है जिसमें विषय का ज्ञान निरीक्षण, प्रयोग, तुलना आदि टेक्निक्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, ये टेक्निक्स, ये टूल्स लगाए जाते हैं, और इन टूल्स के माध्यम से जब किसी विषय का ज्ञान आता है तो वो उस विषय का विज्ञान कहलाता है। तो ग्रे कहता है कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये विधिक अभिमत, उनकी व्यवस्था और उनमें अंतर्निहित जो विधि का सिद्धांत है उसका विज्ञान है। उसका विज्ञान यानी वो विधिक सिद्धांत, वो विधिक अभिमत निर्मित कैसे हुआ,
यानी बात वही आ गई जो कीटन कह रहा है, जो पैटर्न कह रहा है, बात वही है। कहने के ढंग अपने अपने होते हैं। कोई बात को किसी ढंग से कहेगा, कोई बात को किसी ढंग से कहेगा। हर व्यक्ति के कहने का अपना ही ढंग होगा, लेकिन बात सभी एक जैसी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी विश्लेषणात्मक ढंग से सोचने वाले लोग हैं। सबकी विचार पद्धति, सबके विचार का तरीका एक ही है, इसलिए बात लगभग सभी एक कह रहे हैं। पैटर्न कहता है विधि के बारे में अध्ययन है, कीटन कहता है विधि के सामान्य सिद्धांत और उनकी व्यवस्था उसका अध्ययन है। ग्रे कह रहा है कि विधिक अभिमत, उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था और ऐसे विधिक अभिमत जिस सिद्धांत, ऐसे विधिक अभिमत जिस सिद्धांत पर निर्मित हुए, अर्थात उसमें अंतर्निहित सिद्धांत जिस विधि के आधार पर निर्मित है, उस विधि का विज्ञान है। वो ये कह रहा है, बात वही है। इसमें ग्रे ने 3 प्रकार के विधिशास्त्र माने हैं। विशिष्ट विधिशास्त्र, सामान्य विधिशास्त्र और तुलनात्मक विधिशास्त्र, और 3 प्रकार की ही पद्धतियां मानी है। 3 प्रकार के विधिशास्त्र माने हैं और 3 प्रकार की अध्ययन पद्धतियां मानी है। ठीक है, 3 प्रकार के विधिशास्त्र है और जो अध्ययन की पद्धति है वो कहता है वो भी 3 प्रकार की है। 3 प्रकार के विधिशास्त्र कौन कौन? देखिए, सामान्य विधिशास्त्र, विशिष्ट विधिशास्त्र, तुलनात्मक विधिशास्त्र, ये 3 विधिशास्त्र ग्रे ने माने हैं। ये सामान्य विधिशास्त्र और विशिष्ट विधिशास्त्र सामान्य भी मानेगा, हालैंड भी मानेंगे, आस्टिन भी मानेंगे, लेकिन सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती जाएगी। सामान्य के मुताबिक सामान्य विधिशास्त्र अलग होगा, आस्टिन के मुताबिक अलग होगा, हालैंड के मुताबिक अलग होगा, उनके मुताबिक विशिष्ट अलग होगा, उनके मुताबिक विशिष्ट अलग होगा, उनके मुताबिक विशिष्ट अलग होगा। नाम सब सामान्य और विशिष्ट यही देंगे। और आपकी दिक्कत सिर्फ यही है, वो भी सामान्य कह रहे हैं, ये भी सामान्य कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ और बता रहे हैं। सामान्य विधिशास्त्र की विषय वस्तु वो कुछ और बता रहे हैं, और आपको सिर्फ यही समझ लेना है और कुछ है ही नहीं जो समझने लायक हो। ग्रे 3 प्रकार के विधिशास्त्र की बात कर रहा है। कहता है कि सामान्य विधिशास्त्र होता है, एक विशिष्ट विधिशास्त्र होता है, एक तुलनात्मक विधिशास्त्र होता है। वो कहता है सामान्य विधिशास्त्र है। इस अगर सामान्य तौर पर कोई विधिशास्त्री अध्ययन कर रहा है, अर्थात सामान्य विधिशास्त्र के विषय वस्तु के मुताबिक वो अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर रहा है और अपना अध्ययन सामान्य विधिशास्त्र की जो जरूरत है, उसकी जो मांग है, उसके मुताबिक कर रहा है, तो वो जिस चीज का अध्ययन करेगा वो चीज होगी दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में, उन विधिक व्यवस्थाओं के निर्माण के लिए जो ताकतें, जो सिद्धांत, जो सूत्र सामान्य तौर पर उत्तरदायी है। यह दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में कानून की जो प्रकृति मानी गई है या उसके जो कार्य और उद्देश्य माने गए हैं, वे कार्य, उद्देश्य, प्रकृति, स्रोत आदि सामान्य विधिशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। और कोई विधिशास्त्री अगर विधिशास्त्र का सामान्य अध्ययन करेगा तो वह इन्हीं चीजों का अध्ययन ये करेगा। यह कहना है ग्रे का सामान्य विधिशास्त्र के संबंध में। फिर वो कहता है विशिष्ट विधिशास्त्र ये क्या है? वो कहता है जब एक देश की विधिक प्रणाली, इसका अध्ययन किया जाए और वहां विधि के स्रोत, विधि के निर्माण के पीछे की ताकतें, कार्य और उद्देश्य, इनका अध्ययन कोई विधिशास्त्री करे तो वह विशिष्ट विधिशास्त्र का अध्ययन ये कर रहा है। और तीसरे ये तुलनात्मक, क्योंकि सामान्य में भी तुलना आ गई। भाई सामान्य में भी
दुनिया की सारी विधिक व्यवस्थाओं की तुलना करके ही तो आप निकालेंगे कि व्हाट इज द कॉमन, तभी तो बनेगा। फिर ये तुलनात्मक अलग से क्यों? तो कहता तुलनात्मक में जब केवल दो, सारी नहीं, केवल दो विधिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाएगी तो जो कॉमन पाया जाएगा वो कॉमन तुलनात्मक विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु ये होगी। अध्ययन का तरीका, विचार की पद्धति, वो कहता विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नीति शास्त्रीय, तीनों तरीके अपनाए जाएंगे। ठीक है। ग्रे कहता है कि विधि शास्त्र का अध्ययन कैसे होगा? ऐतिहासिक। यदि चाहे सामान्य विधि शास्त्र का अध्ययन करें, चाहे विशिष्ट विधि शास्त्र का, और चाहे तुलनात्मक विधि शास्त्र का, अध्ययन की पद्धति तीनों प्रकार की आपको अपनानी पड़ेगी, तभी विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु ठीक प्रकार से आप अध्ययन कर पाएंगे। आपको ऐतिहासिक तौर पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उन विधिक व्यवस्थाओं में कुछ नियम ऐतिहासिक तौर पर पा लिए गए होंगे और कुछ नियम विश्लेषणात्मक तौर पर विधि के नियम इसलिए माने गए होंगे क्योंकि विश्लेषण करने पर वे विधि निर्माण करने वाली जो ताकतें हैं उनके द्वारा बनाए गए पाए गए होंगे। ठीक है, उनके द्वारा निर्मित होंगे। तो आपको विश्लेषणात्मक तरीका यह भी अपनाना पड़ेगा और ऐतिहासिक तरीका यह भी अपनाना पड़ेगा, और तीसरा वो कहता नीति शास्त्रीय तरीका यह भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उस समाज की कुछ नैतिक मान्यताएं होंगी। उन नैतिक मान्यताओं को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कुछ कानून उस देश में मौजूद होंगे। ठीक है ना, उस देश की अपनी नैतिक मान्यताएं होंगी और वे नैतिक मान्यताएं सुरक्षित करने के लिए कुछ कानून निर्मित होंगे। इसलिए विचार की पद्धति तीनों प्रकार की आपको अपनानी पड़ेगी, ऐतिहासिक, नीति शास्त्रीय और विश्लेषणात्मक। ग्रे क्योंकि न्यायालय की भूमिका को देख रहा है, इसलिए वो न्यायाधीश को भी विधि शास्त्रीय मानता है, और वो कहता है न्यायाधीश भी इन तीनों तरीकों से, तीनों प्रकार के विधि शास्त्रों का अध्ययन करता है। आप देखें, रोज आता है, इंदिरा गांधी यही डिसाइड हुआ था। तो बताया जाता है जीवन रेड्डी जज, जिन्होंने प्रोजाइड किया था पीठ को, 9 जजेस बेंच थी इंदिरा गांधी में, लीडिंग ओपिनियन जीवन रेड्डी जज की है। ठीक है, जीवन रेड्डी जज और 2 अन्य एक साथ थे, इन्होंने कॉमन जजमेंट लिखा था। 2 अन्य जज, उन्होंने कॉमन नहीं सेपरेट जजमेंट लिखा था, लेकिन वह 3 के जैसा ही था, यानी 5 लोग एक साथ थे। ठीक है ना, और बाकी अलग थे, डिफर कर रहे थे। ऐसे करके इंदिरा साहनी था। तो इंदिरा साहनी जो लिखा था उसमें जो अधिकांश हिस्सा है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर जो जजमेंट्स आए हैं वहां से लिया गया है। ठीक है ना, यही हम कहते हैं कि आपकी ये मान्यताएं कि वहां बैठे लोग कोई बहुत काबिल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, हमारे पास उतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी कानून का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, उनसे अच्छा नहीं तो उनसे कम हम भी नहीं जानते। जो बेसिक प्रिंसिपल है कानून का, उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, हमारे पास कम है, इसलिए उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ठीक है ना, तो एक जो जीवन रेड्डी जज है, उन्होंने दूसरे देश की विधिक व्यवस्था का अध्ययन किया ना, तुलना की ना, तो तुलनात्मक विधिशास्त्र के मुताबिक, ठीक है ना, तो
तीन प्रकार के विधिशास्त्र और तीन प्रकार की अध्ययन पद्धतियां, ये ग्रे बता रहा है। तो ग्रे, कीटन और पैटन, ये तीन विधिशास्त्री आपने देखे। तो इसके बाद तो हम लोग इसके बाद जो बात करने वाले सामंत कहता है नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। तीन शब्दावली आई है, नागरिक विधि, प्रथम सिद्धांत और विज्ञान। उसे ज्ञान नहीं कहा कि नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ये टूल से प्राप्त नहीं होता, इसके लिए कोई टेक्निक नहीं लगानी है। और विज्ञान टूल, टेक्निक इससे प्राप्त होगा। निरीक्षण, प्रयोग, तुलना, दीज आर द टेक्निक्स, इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। और विज्ञान आप करके सीखे, इसका मतलब विज्ञान की प्रकृति वैयक्तिक, आप समाज इसके कल्याण के दृष्टिकोण से अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान पाठ्य पुस्तक में संकलित करके रख दे और कोई उसे पढ़ ले, वो एक अलग बात है। लेकिन विज्ञान, ठीक है, ये करके सीखा जाता है, क्योंकि निरीक्षण आप करेंगे, प्रयोग आप करेंगे, तुलना आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये विज्ञान है जो विधिशास्त्री द्वारा नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों के संबंध में किया जाता है। सामंत कहता है ये नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। तो नागरिक विधि, प्रथम सिद्धांत और विज्ञान। उसने ये नहीं कहा कि नागरिक विधि के जो सिद्धांत हैं उनका ज्ञान या विज्ञान है, ये नहीं कहा उसने कहा प्रथम सिद्धांत। आखिर कोई भी विचारक किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहा है तो उस एडजेक्टिव का प्रयोग उसने सुविचारित ढंग से किया होगा। अटकल पच्चू उसने उस एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया हो, यह कम से कम, ठीक है, विचारक के संबंध में नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि विचारक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति से कुछ ऊपर है। सामान्य व्यक्ति तो आम आदमी कहलाता है, अब वो आम आदमी पार्टी में भर्ती होने लायक ही होता है। उसकी बुद्धि इतनी नहीं होती कि वो आम आदमी पार्टी से ऊपर के लोगों के साथ बैठ सके। बाकी विचारक हमेशा इस आम आदमी से ऊपर की सोच रखता है। और जब वो प्रथम सिद्धांत ये कह रहा है, नागरिक विधि, ये उसने कहा, उसने विधि नहीं कहा, उसने नागरिक विधि कहा। इसका मतलब यह हुआ कि सामंत अपने अध्ययन को एक देश की विधिक व्यवस्था तक सीमित रखना चाहता है। सामंत यह कहना चाहता है कि अगर किसी एक देश की विधिक व्यवस्था जिन सिद्धांतों पर स्थापित हुई है, उन सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन यह कोई करता है, तो वह उस देश के विधिशास्त्र का अध्ययन कर रहा है, यही कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि नागरिक विधि, इसका मतलब नागरिक देश का होता है, नागरिक विश्व का नहीं होता। नागरिक, ये जो शब्दावली है, ये देशों की सीमाओं से संबंध ये रखती है। जब उसने कह दिया नागरिक विधि, इसका मतलब सामंत यह कहना चाहता है कि एक देश की विधिक व्यवस्था या कोई भी विधिक व्यवस्था जिस सामान्य सिद्धांत पर आधारित हो रही है, उस सामान्य सिद्धांत का अगर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो यह विधिशास्त्र का ही अध्ययन है, क्योंकि उस देश की जो विधिक व्यवस्था जिस सामान्य सिद्धांत पर आधारित हुई है या जिस सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकसित हुई है,
उसी सामान्य सिद्धांत के आधार पर अन्य देशों की विधिक व्यवस्थाएं वे भी विकसित हो सकती हैं। ठीक है, तो एक सिद्धांत यह हमें मिल जाएगा जो समस्त दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं के होने के आधार को बता सकेगा। ठीक है, तो वो कहता है ये, इसीलिए सिद्धांत से पहले वो शब्द क्या लगा देता है? प्रथम, क्योंकि प्रथम का मतलब यह हुआ ये सिद्धांत पहले आएगा, विधिक व्यवस्था बाद में आएगी, इसीलिए प्रथम शब्द का प्रयोग कर रहा है, ताकि आपको यह ध्यान में आए कि वो विधिक ढांचा जो किसी विधिक व्यवस्था में मौजूद है उसका अध्ययन यह विधि शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। उस विधिक ढांचे का निर्माण जिस सिद्धांत पर हुआ है वो विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। भाषाई तौर पर इसे कहना संभव हो सके, इसीलिए उसने प्रथम सिद्धांत इस शब्द का प्रयोग यह किया है, अन्यथा इस प्रथम सिद्धांत शब्द का प्रयोग वो करता ही नहीं। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत शब्द का प्रयोग ही इसीलिए किया ताकि भाषाई तौर पर यह कहना संभव हो सके कि विधि शास्त्र की विषय वस्तु का संबंध उस विधिक ढांचे से नहीं है जो विधिक ढांचा किसी विधिक व्यवस्था में मौजूद है, बल्कि उस विधिक ढांचे का निर्माण जिस सिद्धांत पर हुआ है उससे संबंध है विधि शास्त्र का। और जब उस सिद्धांत का वैज्ञानिक अध्ययन टूल्स लगाकर होता है तो जो ज्ञान आएगा उसे हम ज्ञान नहीं विज्ञान कहेंगे। अब वो प्रथम सिद्धांत का विज्ञान होगा उस देश की विधिक व्यवस्था का, और चूंकि उस देश की विधिक व्यवस्था का वो विज्ञान होगा प्रथम सिद्धांत का, इसलिए वो नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है ये कहा जा सकता है उस देश की। अब चूंकि उस देश की नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान आ गया तो किसी भी देश की नागरिक विधि उसी प्रथम सिद्धांत पर निर्मित यही तो होगी। ठीक है ना। और सामंड यहीं पर डिफर है किससे? हॉलैंड से और ऑस्टिन से। हॉलैंड इस प्रकार जिस विधि शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा उस विधि शास्त्र को जो नाम देता है वो नाम देता है सामान्य विधि शास्त्र, जबकि अभी आपने देखा ग्रे ने सामान्य विधि शास्त्र ये जिस प्रकार के विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को नाम दिया वह कौन सा था? दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, उसे नाम दिया था। ठीक है ना। यही ऑस्टिन का तरीका है, यही हॉलैंड का तरीका है। लेकिन सामंड कहता कि ना, अगर किसी देश की विधिक व्यवस्था जिन सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हो रही है उन सामान्य सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो इस प्रकार के अध्ययन को जो नाम दिया जा सकता है वो तो सामान्य विधि शास्त्र यही दिया जा सकता है। यानी सामान्य विधि शास्त्र से मतलब यह नहीं है सामंड का कि दुनिया भर की विधिक व्यवस्थाओं में सामान्य तौर पर पाए जाने वाले सिद्धांतों का अध्ययन, बल्कि सामंड का जो मतलब है सामान्य विधि शास्त्र से वो ये है कि एक देश की विधिक व्यवस्था में सामान्य तौर पर पाए जाने वाले सिद्धांतों का अध्ययन। जैसे भारत की विधिक व्यवस्था में सामान्य तौर पर जो सिद्धांत पाए जाते हैं वे ये है कि कानून लोगों की नैतिक मान्यताओं से संगत होना चाहिए। अगर कानून लोगों की नैतिक मान्यताओं इनसे असंगत है तो भारतीय समाज में अनरेस्ट होगा, जबकि इस ढंग की मान्यता अमेरिका में नहीं है। उनकी नैतिक मान्यताओं से असंगत कानून हो तो भी चल जाएगा, उनकी जरूरतों के मुताबिक कानून होना चाहिए। ठीक है ना। उनकी जरूरतों के मुताबिक, वहां जरूरत के खिलाफ बोलेंगे आप तो विद्रोह हो जाएगा। वहां उनकी स्वतंत्रता में आप हस्तक्षेप करोगे तो विद्रोह हो जाएगा। यहां स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भले ही कर लो, अगर धर्म में हस्तक्षेप किया तो झंझट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सामंड कहता है कि सामान्य विधि शास्त्र इसकी विषय वस्तु ये नागरिक विधि के सिद्धांतों के अध्ययन के आधार पर निश्चित की जा सकती है।
नागरिक विधि अर्थात एक देश की विधि के अध्ययन के आधार पर निश्चित की जा सकती है। और सामान्य, जिसे सामान्य विधि शास्त्र नाम दे रहा है, वो सामान्य विधि शास्त्र एक देश के जो विधिक व्यवस्थाएं हैं, एक देश की जो विधिक व्यवस्था है, वो जिन सामान्य सिद्धांतों पर स्थापित हुई है, उन सिद्धांतों के अध्ययन को वो सामान्य विधि शास्त्र ये बता रहा है। जबकि ग्रे, उसका सामान्य विधि शास्त्र अलग है, वो दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। यही ऑस्टिन की स्थिति है, यही हॉलैंड की स्थिति, और यहां सामान्य दोनों से डिफर है। उसका सामान्य विधि शास्त्र अलग है, सामान्य का विशिष्ट विधि शास्त्र भी अलग है। सामान्य विशिष्ट विधि शास्त्र अभी तक ग्रे में आपने देखा था। ग्रे कहता था विशिष्ट विधि शास्त्र का मतलब यह है कि एक देश की विधिक व्यवस्था, इसका अध्ययन करेंगे तो विशिष्ट है, दुनिया का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सामान्य है, दो देशों की विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे तो तुलनात्मक है। ग्रे ये कहता था। सामान्य कहता नहीं। सामान्य का मतलब एक देश की जो नागरिक विधि है, उसका प्रथम सिद्धांतों का सामान्य अध्ययन यह है, ठीक है ना। और विशिष्ट क्या है? वो कहता है जब सामान्य विधि शास्त्र इसकी विषय वस्तु में से एक अंग का अध्ययन किया जाए। सामान्य विधि शास्त्र, हमने कहा था ना, विधि शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु क्या होती है? विधि के कार्य, विधि की प्रकृति, विधि के सोर्स, ठीक है ना। अब आपने एक देश की विधिक व्यवस्था, उसके सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन किया, यानी आपने सबका अध्ययन कर लिया, कामों का भी कर लिया, उद्देश्यों का भी कर लिया, सोर्सों का भी कर लिया, ठीक है ना। तो नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत, ठीक है, यानी नागरिक विधि के सारे सिद्धांतों का आपने अध्ययन कर लिया, ठीक है ना, और सामान्य विधि शास्त्र की विषय वस्तु बन गई। अब आपने खाली सोर्स का अध्ययन किया, एक देश की विधिक व्यवस्था जो स्थापित है, वो जिन स्रोतों से स्थापित है, उसका अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। नागरिक विधि के जो प्रथम सिद्धांत हैं, यानी स्थापित होने के जो प्रथम सिद्धांत है सोर्स के रूप में, उनका अध्ययन आपने कर लिया। सामान्य कहता है आपने विशिष्ट विधि शास्त्र का अध्ययन किया है, ठीक है। वो विशिष्ट को अलग ढंग से परिभाषित कर रहा है। बात तो परिभाषाओं की होती है। एक सज्जन एक दिन हमसे कह रहे थे, प्रश्न यह था कि फला ने फला अभियुक्त को पुलिस के हाथ से छीन लिया, तो वो कह रहे थे कि फला भाई है बड़ा तेज। तो हमने कहा भाई आपके हिसाब से ये तेजी है और हमारे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, यही तो परिभाषाओं का अंतर है, ठीक है, यही तो परिभाषा का अंतर है। आपके हिसाब से ये तेजी है और हमारे हिसाब से ये गुंडागर्दी है। और जब ये तेजी है तो आप इसे संरक्षित करेंगे, और अगर ये गुंडागर्दी है तो हम इसका मर्दन करेंगे। यही दृष्टिकोणों का फर्क हो जाएगा, घटना एक ही है। ऐसे ही सामान्य विधि शास्त्र ये कुछ किसी अन्य बात को कह रहा है, ग्रे किसी अन्य बात को कह रहा है। विशिष्ट विधि शास्त्र, ग्रे एक देश की विधिक व्यवस्था के अध्ययन को बता रहा है, और सामान्य कहता है ना विशिष्ट कौन सा है? जब सामान्य में से किसी एक का अध्ययन किया जाए वो विशिष्ट है। बात उसकी भी ठीक है और बात ग्रे की भी ठीक है, गलती तो किसी में नहीं है। और आपकी जो वृत्ति और प्रवृत्ति विकसित हुई है, आप सही और गलत इन भावों के अलावा अन्य कोई भाव होता है ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि आप भी सही और हम भी सही। न तो आपका इस संबंध में कोई अनुभव है और ना ही आप ये मानने को तैयार हो, इसीलिए आपको दिक्कत होती है। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ग्रे ये भी सही और सामान्य ये भी सही, बात अलग अलग, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप ट्रेंड हो इस ढंग से
कि एक सही एक गलत, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि यहां सब कुछ सही है। दृष्टिकोणों का फर्क है। सामंडवी अध्ययन का जो तरीका बताता है वो ग्रे जैसा ही बताता है। जैसे ग्रे ने कहा था 3 प्रकार का विधिशास्त्र, अध्ययन की पद्धतियां वो भी 3, ऐतिहासिक, नीतिशास्त्री और विश्लेषणात्मक। यहां सामंडवी 3 प्रकार की विचार पद्धतियां या 3 प्रकार की अध्ययन पद्धतियां ये बताएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस के अध्ययन हेतु। किंतु सामंड और ग्रे में जो फर्क आएगा वो ये कि वहां 3 प्रकार के विधिशास्त्र हैं और यहां 2 प्रकार के विधिशास्त्र हैं। एक अन्य अंतर यह आ जाएगा कि उनका सामान्य विधिशास्त्र अलग है, इनका सामान्य विधिशास्त्र अलग है। समानता दोनों में यह है, दोनों विधि की मान्यता के लिए न्यायालय की भूमिका को स्वीकार करते हैं और यह इन दोनों विचारकों को विश्लेषणात्मक विचारधारा के अन्य विचारकों से दूर ले जाता है, क्योंकि अन्य जो विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग हैं वे राज्य की संप्रभु के तौर पर भूमिका, हालांकि न्यायालय भी राज्य ही है, न्यायालय भी राज्य का ही भाग है, तो इसीलिए इन दोनों को भी विश्लेषणात्मक विचारधारा नहीं रखते, क्योंकि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो विचारक हैं उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वे कानून के निर्माण के पीछे राज्य की भूमिका को देखते हैं। और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक ऐतिहासिक विचारधारा के लोगों की भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि विधि बनाई नहीं जाती, पाई जाती, लेकिन विधि पाई भले ही जाए लेकिन उसे विधि की मान्यता राज्य ही देता है। तो ये दोनों विचारक राज्य की भूमिका को देखते हैं विधि के निर्माण के पीछे, लेकिन राज्य में संप्रभु की भूमिका को, कमांड थ्योरी के प्रतिपादक देखते हैं, ठीक है ना। और न्यायालय की भूमिका को ग्रे और सामंड देखते हैं, ठीक है। ये दोनों विचारक हैं जो विधि के निर्माण के पीछे हैं। न्यायालय की भूमिका इसको देखते हैं, या यूं कहें कि राज्य की भूमिका को न्यायालय की भूमिका के रूप में देखते हैं। ये दोनों में समानता है। और सामंड की डेफिनेशन, ये नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। अब डेफिनेशन याद करने में कौन सी दिक्कत बची? नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है, सामंड कहता है। पैटर्न कहता है विधि के बारे में अध्ययन है। कीटन कहता है विधि के सामान्य सिद्धांतों, उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था, उसका अध्ययन है। ग्रे कहता है कि ये विधिक अभिमतों, ठीक है ना, और उनकी व्यवस्था और विधिक अभिमतों में अंतर्निहित विधि के सिद्धांत का विज्ञान है, ये कहता है, ठीक है। हालैंड और ऑस्टिन दो लोग बच रहे हैं। हालैंड कहता है ये विद्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, और सिद्धांत ऑस्टिन कहता है ये विद्यात्मक विधि का दर्शन है। इन दोनों पर चर्चा कल कर लेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि संकलनात्मक विचारधारा के लोगों का कुछ चर्चा उनकी भी हो जाए ताकि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। देख लेंगे कल।